सेल्फ रूबी और आज हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं उसका विकास। अगर आपको नर युग्मकोद्भिद की संरचना के बारे में पढ़ना है तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास अर्थात स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। तो हम बात करेंगे इसकी संरचना की बात। तो जो मादा जननांग पुष्प में क्या होता है, मादा जननांग क्या होता है, मादा जननांग को हम क्या कहते हैं, जायांग। क्या कहते हैं, जायांग। और जायांग जो है, जायांग क्या होता है, जायांग जो है एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है जायांग, अंडकों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, अंडकों से मिलकर बना हुआ होता है। और जो ये अंडक होते हैं, क्या जो ये अंडक होते हैं वो तीन प्रकार की ये जो है तीन संरचनाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो हम पहली बात करेंगे अंडक किन किन से मिलकर बने होते हैं, अंडाशय, दूसरा है वृत्तिकाग्र और तीसरा है वृत्तिका। क्या, वृत्तिकाग्र और वृत्तिका। तो हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों के बारे में क्या करेंगे, अब हम तीनों के बारे में बात करेंगे। तो जो इससे पहले अंडक क्या होते हैं, अंडक क्या होते हैं, अंडक जो है बीजांड धारण करने वाले रूपांतरित पर्ण होते हैं। क्या होते हैं, रूपांतरित पर्ण होते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, गुरु बीजाणु पर्ण। क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण। क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। तो हम बात करेंगे अंडाशय की। किसकी बात करेंगे, अंडाशय की बात करेंगे। इसकी अंडाशय की, जो अंडाशय होता है, अंडाशय जो होता है वो जायांग का फूला हुआ आधारीय भाग होता है। क्या, फूला हुआ आधारीय, क्या होता है, आधारीय भाग होता है। अंडाशय हो गया। जो अंडाशय होता है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, दो या मतलब छोटे छोटे जो है वो अंडाकार संरचनाएं पाई जाती है। क्या, अंडाशय में जो छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं पाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं बीजांड, या क्या बोलते हैं, बीजांड। बीजांड कहते हैं। जो बीजांड होता है, बीजांड अंडाशय से जिस एक लंबे व्रंत द्वारा जुड़ते हैं, मतलब बीजांड और अंडाशय एक लंबे व्रंत द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, बीजांड व्रंत। क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत। और जो ये बीजांड होता है वो अंडाशय के जिस भाग से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं हम, बीजांड आसन। क्या कहते हैं, बीजांड आसन। बीजांड आसन कहते हैं। फिर हमने इसकी बात कर ली। फिर इसके बाद बीजांड क्या बोलते हैं, बीजांड को बोलते हैं गुरु बीजाणु धानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु धानी अर्थात मेगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है। और ये गुरु बीजाणु धानी से क्या निर्मित होते हैं, गुरु बीजाणु धानी से निर्मित होते हैं हमारे गुरु बीजाणु। क्या निर्मित होते हैं, गुरु बीजाणु निर्मित होते हैं। क्या निर्मित होते हैं, गुरु बीजाणु निर्मित होते हैं। और जो ये बीजांड है, बीजांड जो है वो बीजांड व्रंत से जिस भाग द्वारा जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, नाभिका। क्या बोलते हैं, नाभिका या हाइलम कहते हैं। ये इसकी हमने किस बात कर ली, अंडाशय की बात करें। तो हम आगे किसकी बात करेंगे, वृत्तिकाग्र। वृत्तिकाग्र कहते हैं पुष्प का सबसे शीर्ष भाग होता है, जो क्या कहता है, जो परागकणों को आश्रय प्रदान करता है। किसको, परागकणों को आश्रय प्रदान करता है। और जो वृत्तिका होती है, वृत्तिका कहते हैं एक लंबी संरचना, एक लंबी नलिका रूपी संरचना होती है जो परागकणों का पथ प्रदर्शन करती है, अर्थात ये परागकणों को अंडाशय तक बीजांड तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बीजांड की संरचना। किसकी, बीजांड की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो बीजांड क्या होता है, बीजांड की संरचना होती है वह अत्यधिक जटिल होती है, अर्थात ये एक जटिल संरचना होती है। जटिल संरचना होती है। जो बीजांड होता है, बीजांड एक गोलाकार संरचना होती है जिसका जो मुख्य भाग होता है वह मृतदूतकीय, इससे मृतदूतकीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बीजांड काय। क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं। और बीजांड काय जो है वह आवरणों द्वारा ढका हुआ भाग होता है। और इस मतलब जिन आवरणों द्वारा ढका हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, अध्यावरण। अर्थात बीजांड काय को घेरने वाली जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण दो प्रकार के होते हैं, पहला है बाह्य अध्यावरण और दूसरा हो गया अंतर अध्यावरण। जो अध्यावरण होते हैं वो बीजांड काय को पूर्ण रूप से घेरे हुए नहीं होते हैं,
बल्कि जो अध्यावरण का कुछ भाग होता है वह आगे नलिका रूपी संरचना बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बीजांड द्वार कहते हैं। अब क्या है, अध्यावरणों की संख्या के आधार पर जो बीजांड होते हैं उनको कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर एक अध्यावरण स्थित है बीजांड के अंतर्गत तो उसको एक अध्यावरणीय बीजांड, अगर दो अध्यावरण स्थित है उसको बोलेंगे द्विअध्यावरणीय बीजांड, अगर एक भी अध्यावरण स्थित नहीं है तो उसको हम अध्यावरणीय बीजांड कहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इससे पहले हम चित्र बना के इसको समझेंगे, तो आप इसको नोट कर लो। तो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो हम जो बीजांड की संरचना है उसके बाद उसको हम किसके माध्यम से समझेंगे, चित्र के माध्यम से बीजांड की जो संरचना है उसे समझेंगे, जिससे क्या है हमें याद करने में क्या हो कठिनाई ना हो, कि चित्र के माध्यम से हम जितनी चीजें समझते हैं वह हमें आसानी से समझ में आ जाती है और हमें इसको क्या है बार बार देखने की जरूरत नहीं, मतलब एक बार में छोटे से नोट्स के रूप में वो काम में आ जाते हैं। तो मैं इसका चित्र बनाती हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो पहले चित्र बना लूँ। हाँ, तो ये हमारा चित्र बन गया है। यहाँ पे क्या 3 कोशिकाएं पाई जाती है और ये हो गया केंद्र। तो हम बात करते हैं इस चित्र के माध्यम से बात करते हैं कि बीजांड में जो कौन कौन सी संरचनाएं जो है वह पाई जाती है। तो ये बीजांड को समझने में बीजांड काय, तो जो बीजांड काय होता है वह किससे, मृतूत की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो जिसको ऊपर का पार्ट होता है, सॉरी ये तो क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा निभाग। क्या होता है, निभाग या कलेजा। जो बीजांडकाय के ऊपर, जो बीजांडकाय होती है उसके ऊपर वाली संरचना को क्या बोलते हैं हम, उसके ऊपर वाली संरचना को बोलते हैं हम निभाग। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ये क्या हो गया हमारा केंद्रक। क्या हो गया, केंद्रक। ये हमारा हो गया बीजांड द्वार। क्या हो गया, बीजांड द्वार। और ये क्या हो गया हमारा अध्यावरण। क्या हो गया, अध्यावरण। अब हम देखेंगे जो अध्यावरण है वही आगे तरह की नलिका रूपी संरचना बनाता है, जिसे हम क्या बोलते थे, बीजांड द्वार कह देते हैं। तो हम इसकी बात करते हैं, क्या इनको क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। जो भ्रूणकोश होता है इसमें जो निभागीय सिरे की ओर उपस्थित जो गुरु बीजाणु होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या कहते हैं, निभागीय सिरे की ओर स्थित जो भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाएं होती है उन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। और बीजांड द्वार की ओर स्थित जो कोशिकाएं होती है उनमें से एक कोशिका जो कहते हैं अंड कोशिका कहलाती है। जो अन्य 2 कोशिकाएं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, हम सहायक कोशिका कहते हैं। और ये क्या होता है, ये द्वितीय केंद्रक होता है, जो क्या होता है द्विगुणित। द्वितीय केंद्रक क्या होता है, द्विगुणित केंद्रक होता है। फिर हम बात करते हैं किसकी, ये होगी फिर इसमें बीजांड के प्रकार की, किसकी, बीजांड के प्रकार की बात करते हैं। बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, तो बीजांड निम्न प्रकार के होते हैं, उसे इनका नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ऋजु बीजांड, प्रतीक बीजांड, अर्ध प्रतीक बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड और लंबवत बीजांड इत्यादि बीजांड होते हैं। फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, ये हमारे बीजांड की संरचना के बारे में होगी। तो हम किसकी बात करेंगे, गुरु बीजाणु जनन की, किसकी, गुरु बीजाणु जनन की बात करेंगे। तो गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, तो इससे पे गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, तो गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया, अर्थात गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। जो गुरु बीजाणु की जो प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं वो कैसी थी, इसकी जो अधस्तवक, जो हाइपोडर्मिस जो सेल्स होती है वह जो है गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को क्रियाशील बनाती है। जो वो होती है हाइपोडर्मिस जो सेल होती है वह 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। पहली कोशिका क्या होती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, किसका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का निर्माण करती है। जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है ये क्या होती है, ये अविभाजित, या तो अविभाजित होती है अर्थात इसमें विभाजन नहीं होता है। अगर इसमें विभाजन होता है तो इसमें क्या लगातार विभाजन होता रहता है जब तक ये भित्ति के रूप में परिवर्तित न हो जाए। और जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है इनमें कभी भी विभाजन नहीं पाया जाता है। तो ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती है वही किसका काम करती है, मात्र गुरु बीजाणु कोशिका, किसका, मात्र गुरु बीजाणु कोशिका के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। और जो मात्र गुरु बीजाणु जो कोशिका होती है इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, 4 अगुणित
गुरु बीजाणु, क्या बोलते हैं, 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये जो इसका जो गुरु बीजाणु होते हैं वो चतुष्क में जो रेखीय व्यवस्था होती है उस क्रम में व्यवस्थित होते हैं। किसकी, हमने चतुष्क की संरचना पढ़ी थी, किसमें, नर युग्मों को भी पढ़ी थी। तो इसमें सिर्फ कौन सा प्रकार पाया जाता है उसका, चतुष्क का, केवल रेखीय प्रकार से व्यवस्थित होती वाली संरचना पाई जाती है। और इस प्रक्रिया में क्या हो जाए, जो ऊपर वाले जो 3 ऊपर वाले तथा निभागीय सिरे की ओर जो गुरु बीजाणु उपस्थित होते हैं वही क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। जो नीचे के 3 जो गुरु बीजाणु होते हैं वे क्या होते हैं, सक्रिय गुरु बीजाणु के लिए पोषण प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, परिपक्व भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है, जो क्या मादा युग्मकोद्भिद के रूप में जाना जाता है। तो हम इसके बाद में क्या बात करेंगे, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप इससे पहले इसको क्या होगा, नोट कर लो। तो आई थिंक आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो हम इसके बाद किसकी बात करेंगे, मादा युग्मकोद्भिद तथा भ्रूणकोश का जो निर्माण होता है, मतलब परिपक्व भ्रूणकोश होता है वो किस प्रकार से निर्मित होता है, उनमें कौन कौन से सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है और कौन कौन सी संरचना क्या है, निर्मित होती है। तो अब हम किसकी बात कर रहे थे, मादा युग्मकोद्भिद की, किसकी, मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण के विकास की। जो मादा युग्मकोद्भिद होता है उसकी जो प्राथमिक कोशिका होती है वो क्या होती है, अगुणित। हमने पढ़ा था अभी, जो एक जो निभागीय शीरे की और जो गुरु बीजाणु होता है वो क्या होता है, सिर्फ सक्रिय होता है। तो ये क्या होता है, अगुणित। इसकी जो प्राथमिक कोशिका होती है अगुणित गुरु बीजाणु कोशिका, अगुणित गुरु बीजाणु कोशिका क्या होगी, इसकी प्राथमिक इकाई होगी। जो गुरु बीजाणु कोशिका होती है इसके अंतर्गत क्या होता है, इसका जो केंद्रक होता है, इसका केंद्रक होता है, उसमें क्या 3 सूत्री विभाजन, 3 मुक्त सूत्री विभाजन होते हैं इसके केंद्रक में। गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 सूत्री विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। और फिर क्या, जो गुरु बीजाणु है जो बीजाणु काय होती है, गुरु बीजाणु काय, उससे क्या करता है, पोषण प्रदान, उससे पोषण ग्रहण करता है और अपने आकार में क्या करता है, वृद्धि कर लेता है। अब हमने क्या, 3 सूत्री विभाजन होते हैं। तो जो प्रथम सूत्री विभाजन होता है उसके फलस्वरूप जो है भ्रूणकोश में 2 कोशिकाओं, 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। किसका, जैसे कि हो गया हमारा अपरिपक्व भ्रूणकोश है, तो इसमें क्या, जो गुरु बीजाणु होता है, एक गुरु बीजाणु था, उसमें क्या हो गया, एक बार क्या हो गया, सूत्री विभाजन हो गया, जिसके फलस्वरूप 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। और ये जो 2 केंद्रक है वो क्या करते हैं, विपरीत दिशाओं में जाकर व्यवस्थित हो जाते हैं, अर्थात एक निभागीय सिरे की और एक बीजाणुदार सिरे की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब क्या होता है, अब ये जो दो केंद्रक होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें प्रत्येक में क्या होता है, 2 बार विभाजन होता है, जिससे ये 4 कोशिकाओं में विभक्त हो जाते हैं। किससे, 4 केंद्रकों में। इसमें 4 केंद्रकों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। अभी चलो 4 केंद्रकों में विभक्त हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ये 4 केंद्र, निभागीय सिरे, जो बीजाणु द्वार की सिरे के उपस्थित जो केंद्र होते हैं उनमें से एक केंद्रक जो है वो इसके मध्य, भ्रूणकोश के मध्य में आकर व्यवस्थित हो जाता है। जैसे क्या, ऊपर कितनी कोशिका बची, ऊपर कितने केंद्रक बचे, 3 केंद्रक, और नीचे 3 केंद्रक बच गए। और जो ऊपर से एक कोशिका आई, केंद्रक आया, नीचे से 2 केंद्रक आया, वो क्या, बीच में आके एकत्रित हो गए। जिसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्र। क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्र। इससे क्या होता है, जो अगली स्टेप होती है, अर्थात जो परागण की जो प्रक्रिया होती है, निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, उससे पूर्व क्या होता है, उससे पूर्व जो ये केंद्रक है वह संयुक्त होकर के द्विगुणित केंद्र के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। किसके रूप में, द्विगुणित केंद्र के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। अर्थात ये संयुक्त होकर द्विगुणित केंद्र, जिसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्र। जो द्विगुणित केंद्र होता है उसे हम कहते हैं द्वितीयक केंद्र कहते हैं। और ऊपर वाली कोशिकाएं तो पता है, तो ऊपर वाली 3 कोशिकाएं होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। और नीचे जो कोशिका होती है, जो ऊपर वाली होती है उसे अंड कोशिका, और जो 2 अन्य कोशिकाएं बचती है उसे हम क्या कह देते हैं, सहायक कोशिका कह देते हैं। इस प्रकार से एक पुष्प में परिपक्व भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। और जो अधिकांश आवृतबीजी पादप होते हैं उनमें जो भ्रूणकोश का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, एक बीजाणु पॉलीगेनम प्रकार का होता है। इस प्रकार जो निर्मित भ्रूणकोश होता है वो क्या होता है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की। जैसे हमने 8 केंद्र निर्मित हुए तो क्या हो गया, 8 केंद्र की हो गया। अब इसमें टोटल कितनी कोशिका बची है, 7 कोशिका, तो क्या हो गया, 8 केंद्र की और 7 कोशिकीय संरचना निर्मित होती है। तो जिसमें जो भ्रूणकोश होता है वो 8 केंद्र की और 7 कोशिकीय होता है। अब अभी हमने पढ़ा था जो केंद्रक होता है, जो द्वितीय केंद्रक होता है वो क्या होता है, द्विगुणित होता है। तो इस प्रकार जो निर्मित भ्रूणकोश होता है उसमें केवल एक कोशिका जो होती है वह द्विगुणित होती है, बाकी जो 6
ऊपर वाले तीनों प्रतिमुखी कोशिका और एक अंड और सहायक कोशिका जो होती है कहती है अगुणित होती है। अर्थात क्या हो गया, एक कोशिका तो द्विगुणित होती है, बाकी की जो 6 कोशिकाएं होती है वह अगुणित होती है। तो हमने किसकी बात, तो हमने पूरा पढ़ लिया मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और उसके विकास के बारे में। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे परागण की, उसके प्रकारों की, किस किन माध्यमों से परागण की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।